बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। दोस्तों, अननोन फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड मूवीज। इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 1970 के क्लासिक जॉनी मेरा नाम के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म थी जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बल्कि देव आनंद के डूबते करियर को भी नई संजीवनी दी और हेमा मालिनी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। आज 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद लोग इस फिल्म को देव आनंद, हेमा मालिनी और इसके शानदार गानों और विजय आनंद के बेहतरीन निर्देशन के लिए याद करते हैं। आज इस वीडियो में हम इस फिल्म की मेकिंग से जुड़े वो राज खोलेंगे जो आपने शायद ही कहीं सुने हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फिल्मी सफर को। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कास्ट एंड क्रू की। जॉनी मेरा नाम प्रोडक्शन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स के अंतर्गत बनाई गई थी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और डायरेक्टर थे विजय आनंद। इसे लिखा था विजय आनंद के साथ के आर नारायण ने, और इसमें जो सितारे हमें नजर आए थे वो थे देव आनंद, हेमा मालिनी, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, आईएस जौहर, पद्मा खन्ना। इसके अलावा कई सारे छोटे बड़े कलाकारों ने भी इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म का एवरग्रीन म्यूजिक तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। इसके गाने लिखे थे इंदिवर और राजेंद्र कृष्ण ने। इस मूवी में कुल 6 गाने रखे गए थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जॉनी मेरा नाम सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी। इसने एक नए प्रोडक्शन हाउस को जन्म दिया था जिसका नाम त्रिमूर्ति फिल्म्स था। इस प्रोडक्शन हाउस ने आगे चलकर काफी सारी सफल फिल्में बनाई, जैसे दीवार, त्रिशूल, विधाता, त्रिदेव, मोहरा, गुप्त एटसेट्रा। इस प्रोडक्शन हाउस के ओनर थे गुलशन राय। उनकी कहानी शुरू होती है 1970 से करीब 20 साल पहले 1950 में, जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। इसी दौर में एक युवा ने फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में अपना कदम रखा। उसका नाम था गुलशन राय। वे हीरो या डायरेक्टर नहीं बनना चाहते थे। उन्हें फिल्मों के बिजनेस को समझने में दिलचस्पी थी। उन्होंने मॉडर्न मूवी नाम से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुरू की और धीरे धीरे यह फिल्म इंडस्ट्री में एक भरोसे का नाम बन गई। प्रोड्यूसर जानते थे कि अगर गुलशन राय किसी फिल्म पर भरोसा कर रहे हैं तो उसकी कहानी में जरूर कोई बात होगी। उन्हें ऑडियंसेस की पसंद समझने का कमाल का हुनर था। कौन सी कहानी लोगों को पसंद आएगी, कौन सा हीरो टिकट खिड़की पर भीड़ लगाएगा और किस फिल्म में पैसा लगाना सही रहेगा, इस बात का अंदाजा वे सही सही लगा लेते थे। देव आनंद और गुलशन राय की पहचान पुरानी थी। डिस्ट्रीब्यूशन के काम की वजह से दोनों अक्सर मिलते रहते थे। देव आनंद ने गुलशन राय को बहुत करीब से देखा था। कहा जाता है कि एक दिन बातचीत के दौरान देव आनंद ने उन्हें बड़ी सहजता से पूछा, गुलशन, पूरी जिंदगी दूसरों की फिल्म को ही सफल बनाते रहोगे या कभी अपनी फिल्म भी बनाओगे? यह बात गुलशन राय को जच गई। तब उन्होंने एक फिल्म में पैसा लगाया और वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद कई दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि वे प्रोडक्शन का जोखिम छोड़ दें और डिस्ट्रीब्यूशन पर ही ध्यान दें। मशहूर फिल्मकार बी आर चोपड़ा ने भी लगभग यही सलाह दी, गुलशन, तुम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छे हो, उसी पर ध्यान दो। यह बात गलत नहीं थी, लेकिन गुलशन राय ने हार नहीं मानी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वे दोबारा ऐसी फिल्म बनाएंगे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर के रूप में याद रखे। इसी सोच के साथ 1969 में त्रिमूर्ति फिल्म्स की शुरुआत हुई। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और दिलचस्प घटना हुई। गुलशन राय ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते थे। वह अक्सर पंजाब के होशियारपुर जाया करते थे, जहां भृहु संगीता के अनुसार भविष्यवाणी की जाती थी। वहां एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि अगर उनकी फिल्म का नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू हो और उसमें हिंदी के 6 अक्षर हों तो फिल्म सुपरहिट होगी। उनसे ये भी कहा गया कि अगर वे फिल्म के निर्माण में उतरेंगे तो उनकी सफलता एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी होगी जिसका नाम जी से शुरू होता है। देव आनंद ने उन्हें न सिर्फ प्रोड्यूसर बनने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनसे कहा कि अगर कहानी अच्छी हुई तो वे खुद भी इस फिल्म के हीरो का किरदार निभाएंगे। उस समय देव आनंद हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों में से एक थे। उनका साथ मिलना मतलब आधी लड़ाई जीत लेना। लेकिन एक अच्छी फिल्म सिर्फ अच्छे हीरो से नहीं बनती, उसे यादगार बनाता है उसका डायरेक्टर।
और अगर गुलशन राय को अपनी पहली ही फिल्म से इतिहास बनाना था, तो उन्हें एक ऐसे डायरेक्टर की जरूरत थी जो सिर्फ कहानी को सुनाए नहीं, बल्कि उसे पर्दे पर जीता हुआ दिखाई दे। इस दौरान अगर किसी प्रोड्यूसर को एक यादगार थ्रिलर बनानी होती, तो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले नाम लिया जाता था गोल्डी आनंद यानी विजय आनंद का। गाइड और जेल थ्रिप जैसी फिल्मों की सफलता ने विजय आनंद को हिंदी सिनेमा के सबसे अलग डायरेक्टर्स की कतार में खड़ा कर दिया था। उनकी फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि दर्शकों को कभी भी कहानी से आगे नहीं निकलने देते थे। जब भी लगता कि अब आगे क्या होगा, उसी समय उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती थी। यही वजह थी कि उनकी फिल्मों को सिर्फ देखा नहीं जाता था, बल्कि महसूस किया जाता था। जब गुलशन राय ने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने बड़े उत्साह से अपनी फिल्म का सपना उनके सामने रखा। विजय आनंद ने पूरी बात ध्यान से सुनी। कहानी का मूल विचार उन्हें पसंद आया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ आइडिया अच्छा होने से फिल्म हिट नहीं बनती। अगर स्क्रीन प्ले दर्शकों को हर 10-15 मिनट में चौंकाए नहीं, तो सस्पेंस फिल्म अपना असर खो देती है। यही बात गुलशन राय को भी पसंद आई। कहानी पर काम शुरू हुआ। मूल प्लॉट दो बिछड़े हुए भाइयों के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन विजय आनंद ने स्क्रीन प्ले में कई नए मोड़ जोड़े, सस्पेंस की परतें बढ़ाई, कैरेक्टर को और ज्यादा रहस्यमय बनाया और कई सीन बिल्कुल नई तरीके से लिखे। यही वजह है कि आज भी जॉनी मेरा नाम का स्क्रीन प्ले हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन स्क्रीन प्लेस में गिना जाता है। जैसे जैसे स्क्रिप्ट तैयार होती गई, गुलशन राय का भरोसा भी बढ़ता गया। लेकिन तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने कुछ समय के लिए उन्हें चिंता में डाल दिया। विजय आनंद ने उन्हें अपनी फीस बताई, 5 लाख रुपए। गुलशन राय की यह पहली फिल्म थी। वे इतना पैसा देने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें एक प्रपोजल रखा विजय आनंद के सामने। उन्होंने कहा कि वे विजय आनंद को त्रिमूर्ति फिल्म्स में 1/3 हिस्से की यानी 1/3 की पार्टनरशिप देंगे। अगर फिल्म सफल हुई, तो न सिर्फ उन्हें उनकी फीस, बल्कि आने वाले कई वर्षों में कंपनी की सफलता का फायदा भी मिलेगा। विजय आनंद कुछ देर चुप रहे। आखिरकार विजय आनंद मुस्कुराए और बोले, ठीक है, करते हैं। तब उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए की साइनिंग अमाउंट लेकर फिल्म शुरू करने की हामी भर दी। अब बात करते हैं फिल्म की हीरोइन के बारे में। उस समय हिंदी सिनेमा में कई बड़ी अभिनेत्रियां थी। किसी भी प्रोड्यूसर के लिए सबसे आसान रास्ता था कि वे एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस को साइन कर लें। लेकिन गुलशन राय और विजय आनंद कुछ अलग सोच रहे थे। वे एक ऐसा चेहरा चाहते थे जो स्क्रीन पर नया लगे, खूबसूरत लगे और जिसके अंदर एक रहस्य भी हो। गुलशन राय की नजर एक नई लड़की पर जाकर रुकी, हेमा मालिनी। उस समय हेमा मालिनी ने सपनों का सौदागर फिल्म से हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। फिल्म से उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन वह सफलता उन्हें नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इंडस्ट्री में लोग उनकी खूबसूरती की चर्चा तो जरूर करते थे, लेकिन अभी तक यह डिसाइड नहीं हो पाया था कि वे लंबी रेस की खिलाड़ी साबित होंगी या नहीं। जब विजय आनंद ने पहली बार हेमा मालिनी को देखा, तो वे पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्हें लगा कि कैमरे के सामने हेमा मालिनी में वह कॉन्फिडेंस नहीं आया है जिसकी इस कैरेक्टर को जरूरत है। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर इस नई लड़की को सही प्रेजेंटेशन मिले, सही कॉस्ट्यूम्स मिले और कैमरा उसे सही ढंग से पेश करे, तो वह इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही फैसला आगे चलकर बिल्कुल सही साबित हुआ। जॉनी मेरा नाम ने हेमा मालिनी को न सिर्फ एक हिट हीरोइन बनाया, बल्कि उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कमर्शियल स्टार्स के रूप में शामिल कर लिया। बाद के वर्षों में उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि इस फिल्म ने उनके करियर की दिशा बदल दी और विजय आनंद ने उन्हें कैमरे के सामने सहज रहना सिखाया। हीरोइन की तलाश पूरे होते ही विजय आनंद का ध्यान फिल्म के उस कैरेक्टर पर गया जिसके बिना कहानी का इमोशनल इम्पैक्ट अधूरा रह जाता। यह किरदार था प्राण का। 1970 तक प्राण सिर्फ एक विलेन नहीं थे, वे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन चुके थे। लेकिन एक बड़ी समस्या यह थी कि उस समय प्राण इतने व्यस्त थे कि उनके पास नई फिल्म के लिए तारीख ही नहीं थी। विजय आनंद उनसे मिलने पहुंचे। बातचीत के दौरान प्राण साहब मुस्कुराए और अपनी डायरी विजय आनंद की तरफ बढ़ाई और बोले, अगर इसमें कोई खाली तारीख मिल जाए तो खुद ही लिख लीजिए। डायरी लगभग पूरी भरी हुई थी। यह उनका एक विनम्र तरीका था यह बताने का कि उनके पास समय नहीं है।
विजय आनंद मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, फिर कभी साथ काम करेंगे। इतना कह के वे उठकर बाहर आ गए। यही बात प्राण साहब को छू गई। उन्हें लगा कि यह डायरेक्टर बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसने न जोर लगाया, न मिन्नत की, न दबाव बनाया। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, इनके लिए डेट्स निकालो, मैं यह फिल्म करूंगा। अब सिर्फ एक बड़ा किरदार बाकी था, मुख्य विलेन। विजय आनंद के मन में इस भूमिका के लिए शुरू से सिर्फ एक ही नाम था, प्रेमनाथ। लेकिन ट्विस्ट ये था कि प्रेमनाथ पिछले 10 सालों से फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आध्यात्म में खोए हुए थे और केदारनाथ की गुफाओं में साधु का जीवन बिता रहे थे। जब गोल्डी उनसे मिलने पहुंचे तो प्रेमनाथ ने दो टूक कह दिया कि वे फिल्म में काम करना नहीं चाहते। तब गोल्डी ने इमोशनल दाव खेला और उन्हें कहा कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो मैं यह किरदार ही फिल्म से निकाल दूंगा, मैं यह फिल्म नहीं बनाऊंगा। प्रेमनाथ इस बात से भावुक हो गए। तभी उन्हें याद आया कि हिमालय में एक साधु ने उन्हें कहा था कि उनके पास एक बड़ा ऑफर आएगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने यह फिल्म साइन कर ली और सच में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो उनका दमदार अभिनय दर्शकों के लिए एक सुखद आश्चर्य में से एक साबित हुआ। उनके अंदाज, संवाद और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म में एक अलग ही रंग भर दिया। इसके बाद वे उस दौर के सबसे महंगे कैरेक्टर एक्टर बन गए। 1970 के दौर में अगर किसी फिल्म को हिट बनना होता था तो उसमें म्यूजिक की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। गुलशन राय इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। इसलिए जब जॉनी मेरा नाम की टीम बन रही थी तो उन्होंने एक बात पहले ही साफ कर दी थी। फिल्म का संगीत एक ऐसे जोड़ी के हाथ में होना चाहिए जो कमर्शियल म्यूजिक की नब्ज समझता हो। और उनकी पहली पसंद थी कल्याण जी आनंद जी। उस समय यह जोड़ी लगातार हिट संगीत दे रही थी। उनकी धुनों में मधुरता थी और बाजार की समझ भी। विजय आनंद भी इस चुनाव से खुश हुए, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही एक बात साफ कर दी थी। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ हिट सॉन्ग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे गाने चाहिए जो कहानी को आगे बढ़ाए। अगर गाना हटाने से कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह गाना इस फिल्म में होना ही नहीं चाहिए। इस फिल्म के लिरिक्स लिखे थे इंदिवर और राजेंद्र कृष्ण ने। दोनों की शैली अलग थी, लेकिन विजय आनंद ये चाहते थे कि हर गीत कहानी का हिस्सा लगे। इसलिए गाने लिखने से पहले लंबी लंबी बैठकों का दौर चलता था। मूवी में कुल 6 गाने रखे गए थे। दो किशोर कुमार ने गाए थे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं और पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। इस गीत को उनके साथ उषा खन्ना ने भी गाया था। 2 गाने लता मंगेशकर के सोलो थे, ओ बाबुल प्यारे और मुझसे मुराद शाम रूठा। इन चारों गीतों को इंदिवर ने लिखा था। 2 गाने गाए थे आशा भोसले ने, हुस्न के लाखों रंग और ओ मेरे राजा। ओ मेरे राजा में उनके साथ किशोर कुमार भी थे। इन दोनों गानों को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। इन गानों के पीछे भी दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। सबसे ज्यादा मेहनत जिस गाने पर हुई वह था हुस्न के लाखों रंग। कल्याण जी जो धुन बना रहे थे उसमें गुजराती रिदम था जो गोल्टी को पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने सुझाव दिया कि गाने के बोलों को तोड़ तोड़ कर धुनें बनाई जाएं, जैसे एस टी बर्मन ने फिल्म ज्वेल थीफ के गाने रात अकेली में किया था। क्या आप जानते हैं इस गाने की ओपनिंग असल में अमेरिकन सिंगर फ्रैंकी वॉली के 1967 के गाने कांट टेक माई आईज ऑफ यू से प्रेरित थी। यही नहीं, विजय आनंद की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे गाना रिकॉर्ड होने के बाद भी उसे पूरा नहीं मानते थे। उनके लिए असली काम तब शुरू होता था जब कैमरा शुरू होता था। इस फिल्म के लोकप्रिय गीतों में से पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस गाने को शूट करने का आइडिया विजय आनंद को एल्विस प्रेस्ली की फिल्म फ्रैंकी एंड जॉनी के गाने प्लीज डोंट स्टॉप लविंग मी से आया था। उस गाने में भी खिड़कियां थी, लेकिन विजय आनंद ने इसे और भी ग्रैंड बनाने का फैसला किया। शूटिंग से एक दिन पहले जब गोल्डी सेट पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि खिड़कियां और दरवाजे कम हैं। उन्होंने तुरंत एक पूरे तैयार बंगले को तोड़ने और नया सेट बनाने का आदेश दे डाला। उस सेट में 16 खिड़कियां और दरवाजे लगाए गए थे ताकि कैमरा हर एंगल से मूव कर सके। और वो गाना आज भी सिनेमेटोग्राफी का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो महसूस होता है कि पूरा गीत एक ही फ्लो में चलता है।
कैमरा लगातार घूमता रहता है, कलाकार बिना रुके अपनी जगह बदलते रहते हैं और हर फ्रेम पिछले फ्रेम से जुड़ा हुआ लगता है। यह सब उस समय किया गया था जब न कंप्यूटर ग्राफिक्स थे और न ही डिजिटल एडिटिंग। हर कलाकार, हर लाइट और हर कैमरा मूवमेंट की टाइमिंग सेकंडों में तय की जाती थी। एक छोटी सी गलती का मतलब था पूरे शॉट की फिर से शुरुआत। यही वजह है कि आज भी फिल्म स्कूल्स में विजय आनंद की सॉन्ग पिक्चराइजेशन का जिक्र बड़ी ही सम्मान से किया जाता है। गाना ओ मेरे राजा बिहार के नालंदा के पहाड़ियों और राजगीर में शूट हो रहा था। उन दिनों बिहार में शूटिंग करना काफी जोखिम भरा माना जाता था। इस गाने के एक सीक्वेंस में हेमा मालिनी को देव आनंद की गोद में बैठकर केबल कार की सवारी करनी थी। हेमा जी इस पुरानी स्टाइल की रोपवे कार से बहुत डरी हुई थी। शूटिंग के बीच में अचानक ही बिजली चली गई और केबल कार बीच हवा में लटक गई। हेमा मालिनी पूरी तरह से डर गईं और देवानंद की गोद में बैठने के कारण वे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थीं। देवानंद ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे लगातार उनके परिवार और दोस्तों के बारे में बात की और उन्हें नीचे देखने से मना किया। बाद में पता चला कि किसी शरारती इंसान ने जानबूझकर बिजली बंद की थी ताकि वे सितारों को पास से देख सकें। राजगीर की शूटिंग से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा भी है। जब देव आनंद और हेमा मालिनी वहां शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें देखने के लिए सिर्फ आम लोग ही नहीं आए थे। देश के जाने माने समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण भी चुपके से शूटिंग देखने पहुंचे। देव आनंद को जब ये बात पता चली तो वे खुद उनसे मिलने पहुंचे। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। देवानंद इस बात से बेहद प्रभावित हुए कि इतने बड़े नेता बिना किसी तामझाम के सिर्फ शूटिंग देखने आए थे। बाद के वर्षों में जब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया तो देवानंद ने भी खुलकर उसका समर्थन किया। इस फिल्म में पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया हुस्न के लाखों रंग उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा रिस्की और बोल्ड था। यह एक स्ट्रिप्टीज डांस था जिसने सेंसर बोर्ड की नींदें उड़ा दी थी। सेंसर बोर्ड इस गाने को पास करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन विजय आनंद ने काफी बहस की। आखिरकार कुछ कट्स लगाने के बाद इसे यू सर्टिफिकेट मिला। कहते हैं कि इस गाने की शूटिंग के समय विलेन बने प्रेमनाथ भी कुछ समय के लिए असहज हो गए थे। करीब एक साल की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जिसका पूरी टीम को इंतजार था। 11 नवंबर 1970 को जॉनी मेरा नाम देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिली। देव आनंद का स्टाइल लोगों को पसंद आया और हेमा मालिनी की नई छवि ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। विजय आनंद की हाई स्पीड स्टोरी ने लोगों को सीटों से उठने नहीं दिया। साल खत्म होते होते 1970 की यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। विकिपीडिया के पेज के अनुसार इस फिल्म ने कुल 8 करोड़ की कमाई की थी, जो उस समय के लिहाज से काफी ज्यादा थी। फिल्म का क्रेज ऐसा था कि जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में पहले दिन इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, जिससे 2 छात्रों की मौत हो गई। इस फिल्म ने राज कपूर की मेरा नाम जोकर और दिलीप कुमार की कॉपी जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। 1970 की टॉप 5 में शामिल अदर मूवीज थी। नंबर 2 पर थी राजेश खन्ना की सच्चा झूठा। नंबर 3 पर थी राजेश खन्ना की ही आन मिलो सजना। नंबर 4 पर थी मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम। और नंबर 5 पर थी धर्मेंद्र की जीवन मृत्यु। फिल्म की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही। फिल्म फेयर अवार्ड में भी जॉनी मेरा नाम को कई कैटेगरीज में नॉमिनेट और अवार्ड दिया गया। विजय आनंद को बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आई एस जौहर को उनके शानदार अभिनय के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। वहीं बाबुल प्यारे गीत के लिए लता मंगेशकर को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। लेकिन इस फिल्म के साथ एक कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है। इस फिल्म की सफलता के बाद विजय आनंद और गुलशन राय के रिश्ते में एक ऐसी दरार आ गई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब फिल्म शुरू हुई थी तब विजय आनंद और गुलशन राय के बीच में एक समझौता हुआ था। विजय आनंद ने सिर्फ 5,000 रुपए लेकर फिल्म शुरू की थी और बाकी के बदले में उन्हें त्रिमूर्ति फिल्म में हिस्सेदारी देने की बात हुई थी। लेकिन जब फिल्म एक ऐतिहासिक सफलता बन गई तो हालात बदल गए।
अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, गुलशन राय ने गोल्डी से पूछा, तुम्हारी फीस कितनी है, और उनके सामने 1 लाख का चेक रख दिया। गोल्डी बहुत इमोशनल और स्वाभिमानी इंसान थे। उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका पार्टनर बनाने का हक छीन लिया गया। उन्होंने वो चेक लेने से मना कर दिया और कसम खाई कि वे कभी गुलशन राय के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। देव आनंद ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन गोल्डी नहीं माने और उन्होंने त्रिमूर्ति फिल्म्स के लिए कभी कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। और चलते चलते एक बोनस इंटरेस्टिंग फैक्ट, यह बात मशहूर थी कि जिस फिल्म का ट्रायल देखते हुए गुलशन राय सो जाते थे वह हिट हो जाती थी। वो ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम के ट्रायल में सो गए थे। ये दोनों ही फिल्में हिट हो गई, लेकिन उनकी नेक्स्ट फिल्म जोशीला को देखते समय उन्हें नींद नहीं आई और वह फिल्म फ्लॉप हो गई। टुडे, आफ्टर 5 डेकेड्स, जॉनी मेरा नाम सिर्फ इसलिए याद नहीं की जाती है कि वह 1970 की सबसे बड़ी हिट थी, पर इस मूवी को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इसने साबित किया था कि एक कमर्शियल फिल्म भी शानदार राइटिंग, बेहतरीन डायरेक्शन, यादगार म्यूजिक और दमदार परफॉर्मेंसेस के बल पर समय की कसौटी पर खरी उतर सकती है। अब दोस्तों, आपकी बारी। हमें कमेंट करके बताइए कि जॉनी मेरा नाम का आपका पसंदीदा सीन, सॉन्ग या कैरेक्टर कौन सा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हिंदी सिनेमा के ऐसे ही अनसुने किस्से देखना चाहते हैं तो टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिस न करें। हमने बॉलीवुड की टॉप 10 पर कई वीडियोस बनाए हैं और अननोन फैक्ट्स की इस सीरीज में भी हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चाओ। If you want to know who are the top 10 music directors of all time, we have created a video for the same. If you want to know who are the top actor and actresses of all time, we have created videos for the same as well. I'll put the link in the description. Please watch and share your comments.